नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है और आज है 22वां चैप्टर हमें आज पढ़ना है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। ध्यान ध्यान से सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और देखेंगे आप कैसे झगड़ा होता था आपस में कांग्रेस में लोगों में, और फिर कैसे अपने अपने विचार प्रकट लोग करते थे। हम लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है 22वां चैप्टर। जी हाँ, 22वां चैप्टर, इसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणात्मक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। द्वितीय विश्व के बाद कौन कौन सी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं देखी गई इसके परिणाम स्वरूप, उसके बारे में पढ़ना है। काफ़ी बड़ा पेज है, 416, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। 416 से लेके और 435 पेज, 19 पेज का ये चैप्टर है। बड़े ही आराम से मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं। आइए स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इन सब चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, आप लोग इसे जरूर समझिएगा। 209 से 211 पृष्ठ के अंदर मैंने इसको समाहित किया है। केवल 2 पेज में मैंने 19 पेज के नोट समाहित कर दिए हैं। कैसे, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो लेके आ गया हूं मैं आप सभी लोगों को इस पेज पे, और ये जो अध्याय है आज का, अध्याय 22, जिसका मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में जाके खत्म हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद और उसके पहले कौन कौन सी चीजें घटित हो रही थी हमारे देश में। और उस समय क्योंकि ब्रिटेन जो था उसने कब्जा जमा रखा था हमारे देश में, और उसके बाद एक और समस्या यह थी कि ब्रिटेन भी शामिल था उस युद्ध में। तो यहीं से जो है मेन समस्या, मुख्य समस्या जो है वो यहीं से शुरू होती है कि उस समय, देखिए यहाँ पे शुरू में मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूं, मैं कोई मार्किंग नहीं करूंगा, आपको बस देखना है, ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग जो है बाएं से दाएं पढ़ेंगे शुरू से। तो देखिए, लाल घेरे में जो लिखा हुआ है वह डेट है 1/9/1939। 1/9/1939 मतलब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ और विश्व युद्ध द्वितीय की शुरुआत हो गई। जी हाँ, विश्व युद्ध जो था दूसरा, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी जब जर्मनी ने जो है वो क्या कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि ब्रिटेन जो था वो पोलैंड को सपोर्ट करता था, अब ब्रिटेन ने क्या किया कि 3 सितंबर यानी 2 दिन के बाद 3 सितंबर 1939 को उसने क्या कर दिया, उल्टे जर्मनी पर भी आक्रमण कर दिया। लो हो गया विश्व युद्ध एक दूसरे पर आक्रमण करने। अब इसमें हमारे भारत में क्या समस्या आई, उसके नीचे देखिए एरो बना के मैंने क्या लिखा है। भारतीयों को इच्छा के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर लिया गया। भारतीयों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी मतलब इच्छा नहीं था, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी कि हम इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुए, क्योंकि भारत तो शामिल ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन का यहां राज चल रहा था, साम्राज्यवाद था। अब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जो है इससे काफी प्रभावित हुए। उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चरम पे था, तो वह भी काफी प्रभावित हुआ, कहीं दबा तो कहीं उठा। आगे पढ़ेंगे कैसे प्रभावित हुआ। उसके बाद साम्राज्यवादी नियंत्रण कमजोर पड़ गया। जी हां, क्योंकि इंग्लैंड तो व्यस्त था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसका नियंत्रण उस समय अवधि में थोड़ा सा जो है भारत पर कमजोर पड़ गया। आगे देखिए, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, उसी के जस्ट पहले कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बादल जो हैं वो मंडरा रहे थे। ये समय है तब की जब विश्व युद्ध शुरू होने को था, लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे। तो कांग्रेस जो था उस समय 2 भाग में बट गई थी, 2 भाग में। एक थे परंपरावादी जो संविधान को सपोर्ट करते हुए, संविधान को का समर्थन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना चाहते थे, और दूसरा थे परिवर्तन विरोधी या परंपरा विरोधी कहिए। इनको लगता था कि भाई अभी समय है, हिंसा करके मारपीट करके जैसे करना हो, आजादी चाहिए, चाहे संविधान रहे, क्योंकि संविधान तो भारत का था ही नहीं, ब्रिटेन ने अपना बनाए रखा था, रहे चाहे नियम टूटे, उससे कोई मतलब। 2 पार्ट में बट गया था।
अब यहां पे दो तरह के लोग थे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस टूटा नहीं था दो भाग में, लेकिन दो तरह की अलग अलग मानसिकता वाले लोग उस समय कांग्रेस में थे। अब यहां पे गांधी जी जो है हरिजन के उन्नयन कार्य में व्यस्त थे। गांधी जी लगभग ये राजनीति का कार्य छोड़ चुके थे, ये आंदोलन का काम छोड़ चुके थे। गांधी जी जो थे उस समय पूरी तरह हरिजनों के उन्नयन में लगे हुए थे, छोटे तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। राजनीति से जो है इनका दूर दूर तक उस समय नाता नहीं था, मतलब पहले था, उस समय उन्होंने तोड़ लिया था। उसके बाद 14 से 21 फरवरी 1938 को एक अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में जो है अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के कहने पर ही, गांधी जी से सलाह लेकर ही उस समय सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भले ही बहुत ज्यादा अधिक उग्र टाइप के हों, सैन्य व्यवस्था में ज्यादा विश्वास रखते थे, फिर भी गांधी जी को यह विश्वास था कि सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त हैं और हमेशा जो है सही राह चुनेंगे। उसके बाद अगली लाइन देखिए कि अंग्रेजों को 6 माह का समय दिया गया। अंग्रेजों को 6 माह का समय दिया नहीं गया, मैंने तो बोल दिया दिया गया, आप विश्वास कर लेंगे। वही अंग्रेजों को कौन 6 महीने का समय दे सकता है? ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि चूंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है और इसमें जो है व्यस्त हैं ये लोग, इसमें जो है ब्रिटेन वगैरह रणनीति बनाने में व्यस्त हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अंग्रेजों को 6 महीने का समय दिया जाए और कहा जाए कि जल्दी बोरिया बिस्तर बांध लो, नहीं तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे। तो ऐसा विचार था सुभाष चंद्र बोस का कि अंग्रेजों को 6 महीने का समय दिया जाए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे, हम हिंसा करेंगे, ऐसा कहा जाए। लेकिन गांधी जी इस बात से कभी भी असहमत नहीं थे। गांधी जी कभी भी असहमत नहीं थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस अहिंसा तथा सत्याग्रह के विरुद्ध थे। जो मतलब गांधी जी जो कर रहे थे उसके विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस थे, और सुभाष चंद्र बोस जो करना चाहते थे उसके विरुद्ध गांधी जी थे। अब यहां पे आगे ऊपर देखिए मिडिल लाइन में एससी बोस, सुभाष, मैं एससी बोस का मैंने यूज किया है कम राइटिंग के लिए। एससी बोस द्वारा जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। अब गांधी जी जहां संविधान का पालन करते हुए अहिंसावादी पालन करने के लिए लोगों को चरखा काटने की बात कर रहे थे, लोगों को देसी वस्तुएं उपयोग करने के लिए बोल रहे थे, लोगों को विदेशी वस्त्रों का त्याग करने के लिए बोल रहे थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति थी यह बड़े बड़े उद्योग को सपोर्ट कर रही थी। तो यह कहीं ना कहीं चरखा नीति के विरुद्ध था, चरखा नीति के विरुद्ध था। यहां पे जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में एक बहुत बड़ा दरार उत्पन्न हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में दरार या फिर दोनों में नहीं बनती थी, इसका कारण क्या था, तो आप अवश्य ही बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में उसका उत्तर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। तुरंत जो है एक ही साल में कांग्रेस का जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। अब ये कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी थी। आपको बड़ा सुन के इंटरेस्ट लगेगा कि संकट की घड़ी कैसे थी भाई, आखिर ऐसा क्या संकट आ गया। चलिए जानते हैं क्या संकट आया। देखिए सुभाष चंद्र बोस कौन सी मानसिकता के थे? आपको पता होगा आजाद हिंद फौज की स्थापना, और कैसे सुभाष चंद्र बोस का अगर आपने देखा होगा कभी उनकी फोटो तो देखा होगा कैसे वो हमेशा सैन्य यूनिफॉर्म में रहते थे, तो लड़ाई में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो सुभाष चंद्र बोस स्टालिनवादी मुसोलिनी के विचार के समर्थक थे। ये लोग कौन हैं? ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत के नहीं। ये सब लोग अपने अपने देश, रसिया, फ्रांस, इन सब जगहों के जो है क्या है स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन लोगों ने लड़ के खून के बदले खून से जो है रणनीति बना के इन्होंने जीता है, इन्होंने अपने देश को आजाद कराया। तो उसी का जो है आह्वान करते थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे लोग को क्या होता था, उदारवादी नेताओं से दूरी बन गई, उदारवादी नेताओं से इनकी दूरी बन गई, क्योंकि उदारवादी नेता इन सब चीजों के खिलाफ थे। दूसरा टॉपिक देखिए 1939 द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने आक्रामक नीति चाहते थे।
अब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि यहां ब्रिटेन अब लग चुका है युद्ध में, क्यों ना हम भी इधर से आक्रमण कर दे, हम इधर से उसको जो कहेंगे सो मानेगा वो, और यहां से भागेगा भी, क्योंकि उसे अपना उपनिवेश बचाना है, उसे अपना देश बचाना है। लेकिन उस समय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, और चुनाव में किसने किसने भाग लिया? नरम दल और गरम दल दोनों नेताओं ने। अब यहां सुभाष चंद्र बोस जो थे वो चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या थे? उग्रवादी विचारधारा के थे। तो 22 फरवरी 1939 को क्या हुआ कि जो 15 में से 13 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। क्या क्यों त्याग पत्र दिया? उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, जो पार्टी का आइडियल है, आदर्श है, जो पार्टी के आदर्श विचार हैं, उन पर सुभाष चंद्र बोस नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों को के अध्यक्षता में काम करना नहीं चाहेंगे। 15 में से 13 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। अब पार्टी के अंदर क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संकट। भाई जिस पार्टी का आधार 15 सदस्य थे, बड़े बड़े सदस्य, उनमें से 13 ने त्याग पत्र दे दिया, तो क्या होगा? पार्टी के अंदर अंतरराष्ट्रीय संकट आ गया। उस समय सुभाष चंद्र बोस के उग्र विचारों का किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने उनको समर्थन नहीं दिया। आगे देखिए, रेड कलर में लिखा हुआ है गांधी जी तथा सुभाष चंद्र बोस के मत। अब दोनों के मत अलग अलग कैसे थे? ये प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि दोनों के मत अलग अलग कैसे थे, और दोनों में मत व्यक्ता मतलब एक ही मत दोनों कहां, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो दोनों में एक ही मत थे, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो दोनों के मत अलग अलग हो जाते थे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कहां कहां वो लोग एक जैसे सोचते थे। दोनों ही प्रसिद्ध नेता थे तथा राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक रुतबे में अत्यधिक विशाल थे। राष्ट्र के प्रति दोनों का अडिग प्रेम था, चाहे वह गांधी जी हो, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो। अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, एक समय ऐसा था कि 1920-21 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। वो एक बहुत बड़े अधिकारी बनते और बहुत बड़े अधिकारी बनके जो है आराम से जिंदगी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देके जो वो सीधे गांधी जी के पास चले आए और बोले कि मुझे अपने भारत देश के लिए लड़ना है, भारत के लिए अखंड प्रेम, अखंड जागृति है मेरे अंदर, तो मुझे जो है अपने भारत के लिए लड़ना है। तो गांधी जी ने उन्हें कहां भेजा? चित्तरंजन दास के पास। गांधी जी ने उन्हें चित्तरंजन दास के पास भेजा। इसलिए कहा जाता है सुभाष चंद्र के गुरु जो थे वह चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। लेकिन सुभाष चंद्र बोस में एक और थी कि दोनों में सत्य के प्रति प्रेम था, सत्य के प्रति दोनों में प्रेम था, दोनों सत्य चाहते थे, दोनों मानवतावादी थे और समस्त जीवन जो है भारत के लिए इनका समर्पित था। अब दोनों में भिन्नता कहां कहां थी? तो देखिए, दोनों के राजनीतिक जीवन में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों के राजनीतिक विचार बिल्कुल ही विपरीत थे एक दूसरे के। सुभाष चंद्र बोस उग्रवाद के समर्थक थे, जबकि गांधी जी अहिंसा तथा सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस जल्दी स्वतंत्रता चाहते थे, वो चाहते थे कितनी जल्दी जो है एकदम चटमंगनी पट दिया, तुरंत हिंसा करेंगे, तुरंत हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। जबकि गांधी जी जो थे डोमिनियन स्टेट के समर्थक थे, वो चाहते थे कि पहले हमें भी सत्ता में लोग घुसाए, धीरे धीरे करके हम लोग अपने देश को जो है स्वतंत्र करवा लेंगे। सुभाष चंद्र बोस से आधुनिकीकृत अभियान में विश्वास रखते थे। आधुनिकीकृत अभियान का मतलब यह है कि जो अभी के समय की मांग है वो कीजिए, जबकि गांधी जी जो थे वो चरखे की राजनीति करते थे, चरखे का समर्थन करते थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेज जो है कपड़े बना बना के ला रहे हैं, हम क्या करेंगे अपने देश में बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, बड़े बड़े जो है फैक्ट्री लगा के तुरंत उनसे तेजी से कपड़ा बनाएंगे, उनसे अच्छा बनाएंगे और देंगे। जबकि गांधी जी कहते थे कि नहीं, हम अपने देश में चरखा काटेंगे, उससे बनाएंगे, हम अपने देश का पहनेंगे। नीचे देखिए, मैंने मूल्यांकन किया है कि दोनों ने जो है अपने अपने मतभेदों को स्वीकार किया, दोनों ने माना कि हम दोनों के विचार नहीं मिलते। अंत तक दोनों जो है एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे,
जी हाँ, सम्मान की भावना दोनों को एक दूसरे का, किसी ने किसी का कभी अपमान नहीं किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देश कहा। कब कहा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो प्रश्न कभी आए कि देशभक्तों का देश गांधी जी ने किसको कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को कब कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो आशा करूंगा ये पेज आपको समझ में आया होगा। जी हाँ, ये पेज 209, 210, 211 तीन पेज ही हमें पढ़ने हैं। तीनों पेज में बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये 3 पेज के नोट्स जो हैं 19 पेज के नोट्स हैं स्पेक्ट्रम के। स्पेक्ट्रम के 19 पेज में जो लिखा हुआ है उसे मैंने क्या किया है? 3 पेज में समाहित किया है। तो इसलिए दोस्त मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप जो है देखिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। आप नोट्स भी इससे बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 210 पेज नंबर, 210 पेज नंबर में देखिए पहले हेडिंग है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जी हां, वो समय था मई 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 11/8/1939 के लिए। अब इस फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वह इनकी सैन्य संस्था थी, इसमें इनके पसंदीदा नेता थे। तो इनके इस व्यवहार के लिए कांग्रेस ने जो है इन्हें बैन कर दिया 3 साल के लिए। 11/8/1939 को 3 वर्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। महात्मा गांधी का समर्थन घोषणा पत्र आया। उसमें उस समर्थन घोषणा पत्र में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने किसको समर्थन दिया? ब्रिटिश सरकार को। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और आशा करेंगे वो भी हमारे साथ रहेंगे, ऐसे ही कुछ। अब देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या थी। युद्ध जब हो रहा था तो युद्ध में समर्थन के लिए कांग्रेस ने कुछ मांगे भी रखी थी कि ठीक है आपका समर्थन हम करेंगे लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। वो क्या मांग है भाई? तो पहला मांग है कि युद्ध के बाद संविधान सभा की बैठक। अब संविधान सभा की बैठक का मतलब कि संविधान बनाइए। दूसरा, केंद्र में वास्तविक तथा उत्तरदायी सरकार। अब केंद्र में जो है वो सरकार है वो वास्तविक उत्तरदायी का मतलब है कि जो जनता के पक्ष में हो, जनता की भलाई के लिए उत्तरदायित्व लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करे, ऐसी सरकार हो। जी हाँ, ये 2 ही शर्त रखे गए थे कांग्रेस की तरफ से और दोनों को उस समय जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए मैंने साइड में लिखा है, उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वर्धा में बैठक हुई 10 सितंबर 1939 को। गांधी जी ने जो है कहा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों ने कहा कि उन्हीं का समर्थन कर देते, इससे अच्छा। गांधी जी ने कहा कि हिटलर का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं, भले ही हिटलर की जीत हुई थी बड़ी भारी मत से। जी हाँ, हिटलर की जो है जर्मनी में बहुत भारी तरीके से जीता था, हिटलर बहुत अच्छे तरीके से जीता था। तो लोगों ने कहा कि वही अपना लीजिए। गांधी जी ने कहा कि उस तरह का नेतृत्व मुझे नहीं चाहिए। बोस ने कहा कि युद्ध का जो है फायदा अनेक, उसके आंदोलन जो है, यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, युद्ध का फायदा उठा के जो है आंदोलन प्रारंभ हो। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अभी युद्ध हो रहा है उसकी उसी का फायदा उठाइए। नेहरू ने दोनों के विचार को मिला दिया। नेहरू ने कहा कि ना हम युद्ध में उनका समर्थन करेंगे और ना ही आंदोलन प्रारंभ करेंगे, इनका एक अलग विचार रहता था। अब कांग्रेस कार्य समिति का जो है प्रस्ताव पारित हुआ। क्या प्रस्ताव था? तो पहला प्रस्ताव था कि फांसीवाद तथा नाजीवाद का विरोध। फांसीवाद और नाजीवाद मतलब हिटलर जो था हिंसा, मारपीट, लूट खसोट, उसके बाद आंदोलन, तो इन सब के विरुद्ध, यही है फांसीवाद और नाजीवाद। नाजीवाद का समर्थक, नाजीवाद किसने शुरू किया था? हिटलर ने। तो इन दोनों, इस सब के विरोध किया जाएगा, पहला था। दूसरा प्रावधान था कि ब्रिटेन को भारत को जो है स्वाधीन करने का दबाव बनाना है। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि ब्रिटेन को जो है क्या करना है? दबाव बनाना है ब्रिटेन पर, क्या करने के लिए? देश को आजाद करने के लिए। उसके बाद तीसरा उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन युद्ध के उद्देश्यों को सार्वजनिक करे, यानी ब्रिटेन विश्व युद्ध क्यों लड़ रहा है उसको वो सार्वजनिक करे, कारण बताए। कोई विचार नहीं हुआ इन सब चीजों पर। आगे जो है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया देखिए।
अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसको लग गया कि कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। 1935 के अधिनियम में उसने क्या कर दिया, संशोधन किया। उसमें क्या किया, उसने केंद्र का राज्यों के मामले में हस्तक्षेप का असाधारण अधिकार ले लिया, जो कि 1935 के अधिनियम में नहीं था। 1935 के अधिनियम में ये संशोधन करके उसमें जोड़ दिया गया कि केंद्र जब अब है, केंद्रीय सत्ता जो है वह क्या करेगी, राज्य की सत्ता में भी हस्तक्षेप करेगी। बहुत खतरनाक अधिकार था उस, माने राज्य में भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद विंस्टन चर्चिल, जी हाँ विंस्टन चर्चिल जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने पीएम लिखा है ब्रैकेट में, उन्होंने क्या किया, भारत सचिव जो भारत सचिव थे जेटलैंड, उन्हीं के सरकार का समर्थन दिया, इस चीज को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही हुआ है। अब कांग्रेस 22/10/1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। जी हाँ, वायसराय के वक्तव्य को अस्वीकार किया गया। वायसराय ने जो भी कहा उसको, किसी भी बात को किसी ने नहीं माना, युद्ध का समर्थन भी नहीं किया और सभी प्रांतीय सरकार को बोला गया कि त्याग पत्र दे दो। ऐसा सरकार रहने से क्या फायदा, नियंत्रण पूरी तरह गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा, राज्य में भी हम कुछ नहीं कर सकते। त्याग पत्र दे दिया। नीचे देखिए ब्लैक से लिखा हुआ है, युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेट की मांग लॉर्ड लिनलिथगो है, ये लिनगो नहीं है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा स्वीकार कर लिया। जब लॉर्ड लिनलिथगो ने देखा कि अब जो है क्या हो रहा है, अब भैया गड़बड़ हो रहा है, अब स्थिति खराब हो रही है, उसने कहा कि ठीक है डोमिनियन स्टेट हम लोग मान लेंगे। अब इस बार क्या हुआ, इस बार क्या किया कि भारतीय राजनीति पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। कोई भी प्रस्ताव, अब उस समय क्या कर रहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने अस्वीकार कर दिया था, इस बार कांग्रेस अस्वीकार करेगी। देखिए आगे खेला क्या होता है। गांधी जी ने क्या किया, करो या मरो की जुझारू प्रतिक्रिया दी। लोगों को कहा या तो करो या मरो, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से होने लगा। अंग्रेजों को यह नारा दिया गया, भारत छोड़ दो। उसके बाद मुद्रास्फीति, वस्तुओं की कमी के कारण 1943 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। इतना ना संसाधन लूटा गया था, इनके द्वारा यूज कर लिया गया था कि यहाँ के लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो मुद्रा गिर गई, वस्तुओं की में कमी हो गई, दाम बढ़ गए, 1943 में अकाल पड़ा। यहां अगला है राष्ट्रवादी द्वारा पुनः जो है यहां पर आप देख सकते हैं पुनः संघर्ष का विचार किया गया। अब राष्ट्रवादी द्वारा फिर से कहा गया फिर से हम लोग संघर्ष करेंगे और सांप्रदायिकता का जो है उस समय पूरा विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने बहुत फूट डाला और राज किया। अब देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर के मार्च 1940 के अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। उसमें मुस्लिम समुदाय को जो है बहुसंख्यक बनाने के लिए अलग से इन्होंने कहा कि भाई यहाँ भारत में तो बहुत हिंदू है, हम लोग मुस्लिम कम हो जा रहे हैं, हम लोग ऐसा जगह बनाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे जहां मुस्लिम ही मुस्लिम रहेंगे, मुस्लिम संख्या बहुसंख्यक रहेगी। तो फजल उल अली द्वारा जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव कब रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, तो फजल उल अली द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि पाकिस्तान बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, तो बहुसंख्यक राष्ट्र के लिए जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हो। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता मिली, यानी ऐसी सफलता जिसका गुणगान अब कितना भी कीजिएगा तो कम है। उसके बाद ब्रिटेन की स्थिति जो है काफी नाजुक हो गई। ब्रिटेन को बहुत हानि हुई द्वितीय विश्व युद्ध में। ब्रिटेन टूट गया पूरी तरीके से, पैसे, धन, पावर, सैन्य व्यवस्था हर तरीके से टूट गया। अब ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में समझौता नीति अपनाई, हाथ जोड़ लिया। अब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव आया। तो प्रश्न आएगा अगस्त प्रस्ताव किस लिए आया, तो अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में खराब जो स्थिति हो गई थी उसमें सुधार लाने के लिए, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया। जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के क्या प्रावधान थे, तो देखिए पहला प्रावधान ही था कि भारतीयों हेतु डोमिनियन स्टेट, हम लोग डोमिनियन स्टेट देने को तैयार हैं, 2 लोग उसमें राज करेंगे। दूसरा था कि युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को सम्मिलित। अब लोग मान गए कि हम लोगों ने जो युद्ध किया था वो गलत था।
अब हम लोग क्या करेंगे, भारतीयों की सलाह लेंगे। हम तो कोई बात मानी, अंग्रेजों ने कोई भी बात नहीं मानी भारतीयों की, तो इसलिए इस बार क्या किया गया, युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को सम्मिलित किया करने का लक्ष्य रखा गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार क्यों, भारतीयों को सदस्यता देने के लिए। और उसके बाद युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन और अल्पसंख्यकों को समर्थन। देखिए कोई भी चीज उन्होंने छोड़ा नहीं, अल्पसंख्यक मुस्लिमों को भी के लिए भी कुछ दे दिया, युद्ध के पश्चात संविधान बनाने की बात भी कह दी, डोमिनियन की भी बात कह दी, अपनी सरकार में जगह भी देनी चाहिए। इस बार देखिए ब्लैक में लिखा हुआ है, कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा उस बार तुम्हारी बारी थी, तुमने अपनी मर्जी कर ली, इस बार हमारी बारी है और हम अपनी मर्जी करेंगे। कांग्रेस ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। अब यहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जी हां, दिल्ली चलो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अंग्रेजों द्वारा सभी संवैधानिक सुधार को रोक दिया गया। जब इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जब मांग को अस्वीकार कर दिया गया तो अंग्रेज और भड़क गए। उन्होंने जो भी संवैधानिक सुधार होने वाले थे सबको खत्म कर दिया। कई सारे विपरीत स्वभाव वाले अध्यादेश जारी किए, ऐसे ऐसे अध्यादेश जारी किए जो कि भारतीयों के लिए दुखदायी थे। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय कर लिया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी दुर्बलता नहीं है। जी हाँ, इसलिए वह सत्याग्रह शुरू कर दिए। भारतीय युद्ध जो है नाजीवाद का पक्षधर नहीं है। कहने का मतलब कि भारत अगर अहिंसा के बल पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुर्बल हैं। और दूसरी चीज, हिटलर की नीति को हम समर्थन नहीं देते। सरकार को एक और मौका देने के लिए उन्होंने जो है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 17/10/1940 को जो है सबसे पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे। तो याद रखिएगा सबसे पहले सत्याग्रही जो थे वह विनोबा भावे बने। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। अब देखिए लुभाने का प्रयास भारतीयों को, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का उद्देश्य अंग्रेजों ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये लुभाने के लिए था। विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। क्या क्या प्रावधान था क्रिप्स मिशन का, तो डोमिनियन स्टेट के साथ भारतीय संघ की स्थापना। अब ये लोग मान गए कि डोमिनियन स्टेट तो करेंगे, अब भारत को एक संघ भी बनाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रावधान, युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद की स्थापना, यानी युद्ध के पश्चात हम ऐसे परिषद का निर्माण करेंगे जो संविधान बनाएगी भारत के लिए। तीसरा, ब्रिटिश सरकार कुछ शर्तों के साथ जो है परिषद के संविधान को स्वीकार करेगी और परिषद जो भी संविधान बनाएगी कुछ शर्त के साथ वो जो है स्वीकार कर लेगी। जैसे पृथक प्रांतों का अपना संवैधानिक अधिकार होगा, सभी विवादित मुद्दे आपसी समझौते द्वारा हल किए जाएंगे और अगर आपसी समझौता नहीं बनता है तो उस पर फाइनल जो कॉल है वो ब्रिटेन देगा, यानी अंतिम निर्णय कौन देगा, ब्रिटेन देगा। ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया, किसी ने इसकी बात को नहीं माना। क्या कारण था इसका, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण याद रखिएगा, आते हैं प्रश्न, क्यों आया, कौन सी स्थिति में आया और इसकी असफलता के कारण। तो पूर्ण स्वराज का प्रावधान नहीं था इसमें, ये लोग डोमिनियन स्टेट में ही वो संघ बनाने की बात कर रहे थे, माने अंग्रेज जाना नहीं चाहते थे। पूर्ण स्वराज का जो है कोई लक्ष्य उसमें नहीं बताया गया था। दूसरा, देशी रियासतों के प्रतिनिधि के निर्वाचन के स्थान पर उन्होंने अभी देखिए मनोनयन की सुविधा स्थापित की। मनोनयन मतलब अपनी मर्जी से हम वहां निर्वाचन चुनाव नहीं करा के अपनी मर्जी से किसी को भी वह देशी रियासत के प्रतिनिधि बना देंगे, ये गलत बात थी। उसके बाद पृथक प्रांत की व्यवस्था, यानी पृथक मतलब फूट डालो राज करो की व्यवस्था, और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता। यहां भी जो थे क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि अंतिम निर्णय कौन देगा, गवर्नर जनरल। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो उसी की सर्वोच्चता थी, इसलिए जो है यह मिशन पूरी तरह फेल हो गया। मुस्लिम लीग ने भी जो है इसको अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि डोमिनियन स्टेट तो मुस्लिम लीग चाहता था, तो उसने क्यों अस्वीकार किया भाई। तो देखिए सबसे लास्ट में ये रेड से लिखा हुआ है, नीचे रेड के नीचे ब्लैक में, कि उन्होंने एकल भारतीय संघ उनको स्वीकार नहीं था। पहला ही प्रावधान था कि डोमिनियन के साथ साथ पूरे भारत एक संघ होगा, यह स्वीकार नहीं था मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग की शुरू से ही मांग थी कि उसमें से तोड़ के हमको पाकिस्तान दो। उसके बाद पृथक विधि से जो है वह असहमत थे। पृथक करने की जो विधि थी वो उससे भी सहमत नहीं थे। वह पृथक
यहां पर देखिए पृथक पाकिस्तान का कोई प्रावधान नहीं था, उसमें यह पाकिस्तान के लिए कोई नाम नहीं लिया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखिए मैंने जो दूसरा इसमें प्रावधान था पृथक विधि से असहमत, पृथक विधि कौन सी विधि थी जो मुस्लिम लीग उससे असहमत था? तो पृथक करने के लिए किसी भी राज्य को 60% सदस्यों का अनुमोदन चाहिए था। अगर 60% सदस्य नहीं हो पाते हैं तो कम से कम वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार में क्या था? तो बंगाल में देखिए हिंदू तथा पंजाब में मुसलमान, इन दोनों के लिए हानिकारक था, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं की संख्या कम थी, मुसलमानों की ज्यादा थी, तो मुसलमान चाहते तो अलग करवा लेते। पंजाब में मुसलमानों की संख्या कम थी और हिंदू की संख्या ज्यादा थी, तो वो पंजाब अलग रखते। तो उनको बंगाल, हिंदुओं को बंगाल चाहिए था, मुसलमानों को पंजाब चाहिए था, तो उन्हें वहां रहना था, उनकी जमीन थी, प्रॉपर्टी थी। तो ये मामला जो है नहीं निपटा और लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बंगाल में हिंदू तथा पंजाब में जो है मुसलमानों हेतु हानिकारक था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, यानी गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो जल्दी ही डूबने वाला है। तो समझ गए होंगे, आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो दोस्तों इतना हमें पढ़ना था इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध का असर पड़ा, किस प्रकार जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दरार पैदा हुई, तब भी उन्होंने हर चीज का पालन किया। त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन के बारे में पढ़ा, दोनों के मत किस प्रकार भिन्न थे हमने ये पढ़ा। हमने पढ़ा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, और हमने पढ़ा कांग्रेस की स्थिति उस समय कैसी थी, ब्रिटिश सरकार ने की क्या रणनीति थी, और भारतीय रणनीति पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। कंप्लीट जो है विश्व युद्ध का प्रभाव पर यह पूरा चैप्टर था। उसके बाद किस प्रकार अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ जब ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई और कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर दिया, तब ब्रिटेन ने कड़ा रुख अपनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और असफल क्यों हुआ, उसके कारण क्यों कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने उससे असहमत दोनों हुए, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा। तो आशा करता हूं बड़े ही आराम से आपको समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन वीडियो है क्योंकि इसमें आपको क्लियर दिख भी रहा है, कैमरा भी नहीं हिलने की संभावना नहीं, और नोट्स आपके सामने हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक के आराम से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे कल फिर अगले वीडियो के साथ।